बीजेपी संसदीय दल की बैठक इस वेले हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई च मीटिंग जारी है। लगातार 3 दिन बेभरोसगी मते ते चर्चा होएगी। कल गृह मंत्री अमित शाह इसते जवाब देंगे ते 10 अगस्त नूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब दे सकते हैं। लोक सभा दे विच अज बेभरोसगी मते दे उत्ते चर्चा होएगी। मणिपुर हिंसा के मामले के उत्ते विरोधी धिरां सरकार के खिलाफ बेभरोसगी मता लैके आईयां ने ते अज इस ते चर्चा होएगी। लगातार 3 दिन इस ते चर्चा होंदी रहेगी। कांग्रेस के वल्लों राहुल गांधी चर्चा की शुरुआत करेंगे। दोपहर 12 बजे चर्चा शुरू होएगी ते इस तो पहला ही बीजेपी संसदीय दल की बैठक हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई दे विच। कल नूं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस मुद्दे ते जवाब देंगे ते 10 अगस्त नूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब दे सकते हैं। तो बेभरोसगी मता लिया गया है केंद्र की सरकार के खिलाफ तो इस नूं लैके अज चर्चा होनी है। अज चर्चा शुरू होएगी। एक कुछ इस दे विच रहिंदा है ये वेखण वाला बेहद अहम होएगा। हालांकि इसका नतीजा की आउंदा है ये बेहद अहम होएगा, लेकिन उस दे नाल ही विरोधी धिरां ध्यान दिवाउणा चाहुंदियां ने मणिपुर हिंसा के मसले के उत्ते। लगातार प्रधानमंत्री तो इसते जवाब मंगिया जा रहा है। लगातार इसते चर्चा करवा के मणिपुर हिंसा के मसले ते चर्चा करवा के प्रधानमंत्री तो जवाब तलब किया जा रहा है। तो इस नूं लैके अज बेभरोसगी मते ते चर्चा होएगी। जो असी आंकड़े भी दस रहे हैं कि तकरीबन 350 सीटां एनडीए के कोल ने, यानी कि जो केंद्र की सरकार है 350 सीटां ने, विरोधी दलों के कोल 150 सीटां ने। तो नतीजा लगभग तय है कि इसका की होएगा। लेकिन विरोधी दलों की मंशा यह है कि इन्हां मुद्दों के उत्ते चर्चा होवे, इन्हां मुद्दों के उत्ते सरकार नूं घेरिया जावे, इन्हां मुद्दों के उत्ते जवाब मंगिया जावे। मणिपुर हिंसा के मामले के उत्ते लगातार विरोधी धिरां सरकार नूं घेर रही ने ते इस नूं लैके चर्चा की भी मंग कर रही ने। ते हुण बेभरोसगी मता विरोधी दलों के वल्लों लिआंदा गया है ते इस नूं लैके अज चर्चा होएगी। दोपहर 12 बजे चर्चा शुरू होएगी। अरुण दंता मेरे सहयोगी फोन लाइन से जुड़े ने। अरुण, क्या कुछ देखने को मिल सकता है आज इस चर्चा में? देखिए, बहुत अहम ये 3 दिन होने वाले हैं। आज 8 तारीख, 9 तारीख और 10 तारीख। और 10 तारीख को हमको जानकारी जो मिली है उसके हिसाब से प्रधानमंत्री जो अविश्वास नो कॉन्फिडेंस मोशन है उस पर जवाब देंगे। और उससे पहले जितनी भी पार्टियां हैं सबके नेताओं को टाइम अलॉट किया जाएगा। वो अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। और जो हमको जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से बीजेपी की तरफ से भी, सरकार की तरफ से भी करीब 20 ऐसे नेता होंगे जो इस अविश्वास प्रस्ताव पर बात रखेंगे। और खासतौर पे बीजेपी का फोकस ये है कि जहां जहां चुनाव है, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना और मिजोरम, ये ऐसी स्टेट्स हैं जहां के नेताओं को ज्यादा मौका भाजपा दे सकती है इस नो कॉन्फिडेंस मोशन पे बात करने का। और हम लगातार देख रहे हैं किस तरह से अपोजिशन पार्टियां जो हैं वो प्रधानमंत्री का जवाब मांग रही हैं मणिपुर को लेकर। और उसके साथ साथ जहां तक बात करें नंबर गेम की, वो बीजेपी के फेवर में है। 300 से ज्यादा उनके साथ सांसद हैं। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन हम ये कह सकते हैं कि मात्र एक सांकेतिक है, क्योंकि ऑपोजिशन पार्टियां चाहती थी कि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा तो उसके लिए प्रधानमंत्री बात कर सकते हैं। इसीलिए ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है। तो कहीं ना कहीं ये 3 दिन जो होंगे ये इसके लिए अलॉट किए गए हैं। 8, 9 और 10। 8, 9 और 10 तारीख को हम देखेंगे कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नेता अपनी अपनी बात रखेंगे और उसके बाद उसका जवाब प्रधानमंत्री मोदी देंगे। हमने पिछली बार भी देखा था जब टीडीपी नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आई थी 2019 से पहले, उस समय भी एक बहुत अच्छा मौका प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा को मिला था कि सदन के पटल पर से उन्होंने किस तरह से चुनाव की जो बातचीत है वो रखी थी। तो कहीं ना कहीं इस बार के इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को भी भाजपा इसी तरह से देख रही है कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी को 2024 के लिए अपनी बात रखने का मौका ऑपोजिशन ने दे दिया है। तो अभी जब हम बात कर रहे हैं, भाजपा के जितने भी सांसद हैं उनकी बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी उनकी बैठक ले रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर। और ये बैठक इसीलिए अहम हो जाती है क्योंकि हालांकि ये बैठक हर मंगलवार को होती है जब पार्लियामेंट चल रहा होता है, लेकिन आज नो कॉन्फिडेंस मोशन पे 12 बजे के बाद चर्चा होनी है। इसीलिए ये सांसदों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक बहुत अहम हो जाती है क्योंकि इसमें रणनीति तैयार की जाएगी। एक तो सभी सांसदों को कहा गया है कि उनको तीनों दिन
संसद में मौजूद रहना है, उसके लिए व्हिप जारी कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं आज प्रधानमंत्री मोदी इन सब बातों को भी सांसदों के सामने रखेंगे कि कैसे हमें इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को इस्तेमाल करना है और हमें अपनी बात लोगों तक पहुंचानी है, लोगों के सामने रखनी है। जी अरुण, जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि बीजेपी एक तरीके से एक मौका इसको देख रही है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो लाया गया है ऑपोजिशन की तरफ से, तो बीजेपी के लिए एक मौका है 2024 के लिए अपनी बात रखने का। लेकिन जैसे हम मान सकते हैं कि नतीजा लगभग तय है कि इसमें होना क्या है, लेकिन फिर भी जो ऑपोजिशन है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आई है। तो ऐसे में ऑपोजिशन की मंशा क्या है? क्या सिर्फ चर्चा करवाना मंशा है या फिर बीजेपी को केंद्र की सरकार को घेरने की मंशा है? देखिए, ऑपोजिशन की जो मंशा है वो साफ है। वो ये है कि वो कहते भी रहे हैं, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन जब उन्होंने लाया तो उन्होंने कहा कि उनका मकसद ये है कि प्रधानमंत्री मोदी इसी बहाने संसद में बोलेंगे, क्योंकि उनका ये कहना है कि वो लगातार प्रधानमंत्री मोदी के बोलने के लिए संसद में बात कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर की समस्या के ऊपर बात करें, जिसको लेकर सरकार तैयार नहीं थी। वो अलग अलग सेक्शन है कि सरकार चाह रही थी कि 167 के तहत बहस हो और ऑपोजिशन पार्टियां चाह रही थी कि 276 के अंडर बातचीत हो। तो वो एक आर्गुमेंट बना हुआ था, लेकिन ऑपोजिशन पार्टी को ये लग रहा था कि अगर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाते हैं तो इसी बहाने प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि वो सरकार के नेता हैं और तो उनको बोलना होगा और इसी बहाने जो है वो मणिपुर पर भी बात हो सकती है। तो ऑपोजिशन पार्टियों को ये पता था कि उनके पास नंबर नहीं है। भाजपा के पास 300 से ज्यादा, एनडीए के पास करीब 330 सांसद हैं, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को खारिज करने में। लेकिन कहीं ना कहीं अब चर्चा जब इस पर होगी, प्रधानमंत्री मोदी बोलेंगे, क्या क्या बोलेंगे, तो अपनी अपनी रणनीति सबकी, ऑपोजिशन पार्टियों ने इस रणनीति से नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया कि प्रधानमंत्री बोलेंगे, और भाजपा इसको इस तरह से इस्तेमाल करना चाहेगी कि 2024 के लोकसभा के चुनाव हैं, उससे पहले राज्यों के चुनाव हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी ना सिर्फ अपनी जो उन्होंने काम किए हैं उसको लेकर बातचीत करें और साथ ही साथ वो ऑपोजिशन पार्टियों पर निशाना भी साधें। तो जो भी पार्टियां हैं संसद में वो अपनी अपनी रणनीति बनाती हैं। तो ऑपोजिशन ने रणनीति बनाई थी नो कॉन्फिडेंस मोशन की, और भाजपा ने अब तैयारी की है कि उनके ऐसे नेता, अच्छे नेता, जो अच्छे वक्ता हैं, वो बोलेंगे और साथ ही साथ कंक्लूजन में प्रधानमंत्री मोदी अपनी बात रखेंगे। किस तरीके की रणनीति भाजपा की है इसको लेकर? क्योंकि हमने पिछले दिनों में जब मणिपुर का सवाल आया तो बीजेपी के जो नेता हैं वो राजस्थान की बात उठाने लगे, और जो स्टेट्स हैं जहां पर ऑपोजिशन रूल कर रही है वहां की बात उठाने लगे, जिस चीज पे ऑपोजिशन का कहना है कि व्हाट अबाउटरी की जा रही है। इस चीज पर सीजेआई ने भी टिप्पणी की है कि क्या हम एक महिला को सुरक्षा दें या फिर किसी को भी ना दें। बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्पणी की गई है। तो इसमें भाजपा की रणनीति क्या रहने वाली है? क्या ऑपोजिशन को ही घेरा जाएगा या फिर मणिपुर में क्या हालात हैं उसको लेकर कोई जवाब दिया जाएगा? देखिए, ये चर्चा मणिपुर, स्पेसिफिक मणिपुर को लेकर नहीं है, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये भाजपा जो है वो मणिपुर के ऊपर ही बात करेगी। हाँ, वो हो सकता है कि जब प्रधानमंत्री बोलें या जब उनके नेता बोलें, तो क्योंकि ऑपोजिशन के जब नेता बोलेंगे तो वो मणिपुर का मुद्दा उठाएंगे, उसके साथ और मुद्दे भी उठाएंगे। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब जवाब दिया जाता है सरकार की तरफ से, तो वो अपनी तरफ से जो ऑपोजिशन ने बोला है उसको नोट डाउन करते हैं ताकि उसका जवाब दे सके। तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि जब ऑपोजिशन मणिपुर का मुद्दा उठाएगी तो उसको काउंटर करने के लिए, उसका जवाब देने के लिए मणिपुर पे जवाब भी दिया जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि पूरी डिस्कशन मणिपुर पे नहीं होगी। भाजपा की तरफ से ये रणनीति भी तैयार की गई है कि जो अच्छे वक्ता हैं, जो अच्छा बोलते हैं, और खासतौर पे जो चुनावी राज्य हैं, जो 5 चुनावी राज्य हैं अभी जिसमें असेंबली के इलेक्शन होने हैं, वहां के जो नेता हैं उनको ज्यादा मौका दिया जाएगा बोलने का। हमें सुनने में ये भी आया है कि करीब 20 लोग भाजपा ने शॉर्टलिस्ट किए हैं जो इस नो कॉन्फिडेंस मोशन पर अपनी बात रखेंगे, जिसमें स्मृति ईरानी का नाम भी आ रहा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी आ रहा है, कुछ नेता राजस्थान से भी हैं, कुछ मध्य प्रदेश से भी होंगे। तो ये तमाम तरह की रणनीति भाजपा ने तैयार की है, और भाजपा का यहाँ पर मकसद साफ है कि अब जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आ ही गया है और उनके नेताओं को मौका मिलना है बोलने का, तो क्यों ना इसको कन्वर्ट किया जाए एक ऐसे मौके में जहां पर वो जनता के सामने अपनी बात रख सकते हैं, अपने काम रख सके और वो क्या आगे करना चाहते हैं। साथ ही साथ ऑपोजिशन के जो आरोप होंगे उसका भी वो जवाब देंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होगा प्रधानमंत्री का आखिरी दिन जो
जो भाषण होगा, क्योंकि पिछली बार हमको याद है कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक लंबी ड्यूरेशन लंबा भाषण दिया था संसद के पटल पर जब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। और इस बार एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वो एक लंबा भाषण देंगे, क्योंकि बहुत सारी पार्टियों ने, बहुत सारे नेताओं ने बहुत कुछ बोला होगा। उसका जवाब देने के लिए आपको समय की जरूरत है। तो वो सारी चीजें जो हैं इस पूरे नो कॉन्फिडेंस मोशन को बहुत इंटरेस्टिंग बनाती हैं, क्योंकि 3 दिन तक ये चलेगा। हर पॉलिटिकल पार्टी को एक टाइम अलॉट किया जाएगा, वो अपने अपने नेताओं को नॉमिनेट करेंगी, वो नेता अपना होमवर्क करके बोलेंगे पार्लियामेंट में। तो ये ना सिर्फ पार्लियामेंट में बल्कि दर्शकों के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बहुत कुछ देखने को और सीखने को मिलेगा आखिर क्या कुछ हो रहा है। तो ये 3 दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन पे आज 12 बजे के बाद चर्चा होगी। और अभी जो है वो सांसदों को प्रधानमंत्री मोदी बैठक में जरूरी हिदायत दे रहे होंगे कि किस तरह से अगले 3 दिन तक उनको संसद में मौजूद रहना है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको हाईलाइट करना है, चाहे वो अपनी है या गलतियां जो हैं वो ऑपोजिशन की हैं। ये तमाम चीजों को लेकर अभी पार्लियामेंट में ही बीजेपी सांसदों की बैठक चल रही है। तो अब से थोड़ी देर बाद हम उम्मीद करेंगे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा शुरू हो जाए। और क्या प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि वो सरकार के मुखिया हैं, क्या वो पूरे 3 दिन तक संसद में मौजूद रहेंगे जब ये चर्चा हो रही होगी, ये भी देखना होगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग ये 3 दिन होने वाले हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया अरुण फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तो मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे सी कि किस तरीके दी रणनीति सरकार दी है तो दूसरे पासे विरोधी दलां दी है। ये भी अहम है कि विरोधी दल इस वेले गठजोड़ दे विच आ गए ने। 26 विरोधी दल बेंगलुरु दे विच हुई मीटिंग दे विच शामिल सी, जिथे इस गठजोड़ नूं इंडिया दा नाम दिता गया। तां अजिहे दे विच बेहद अहम है कि ओपोजिशन सरकार नूं किवें घेरदी है। मणिपुर हिंसा के मुद्दे के उत्ते बेभरोसगी मता लिआंदा गया है, सरकार नूं घेरन की पूरी कोशिश होएगी। दूसरे पासे सरकार दे कोल एक वड्डा मौका है, सरकार विरोधी दलां नूं किवें घेरदी है, किवें जवाब दिंदी है, 2024 दे लई इस मौके नूं किवें वरतदी है, वो भी वेखना बेहद अहम रहेगा। कम से कम हमें अवसर मिलेगा कि हम बता सके देश को कि 9 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में देश कैसे आगे बढ़ा है, देश के गरीबों का कल्याण कैसे हुआ है। 27% गरीब गरीबी रेखा से बाहर आए, गरीब कल्याण की अनेकों योजनाएं चलाई गई, देश में जो चहुमुखी विकास हुआ और आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना है और दुनिया की पहली 5 अर्थव्यवस्थाओं में मात्र 9 वर्षों में लाकर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत पहुंचा है। ये दिखाता है कि कैसे ईमानदारी से काम करो तो देश आगे बढ़ता है। और आज जब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन शुरू होगा तो वैसे ही हमें अवसर मिलेगा देश के सामने अपनी बातें रखने का और देश की जनता को जानने का और एक बार फिर कहने का कि अगली बार फिर मोदी जी ही आएंगे। तीसरी बार जब आएंगे तो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनेगी। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन दे उत्ते अज चर्चा होएगी। 4 साल के कामकाज पर जो नीतियां इनकी गलत रही हैं, जो इनके गलत आचरण रहे हैं, जिससे देश हित प्रभावित हुआ है, उस पर बोला जाता है। अरे 1 या 2 बार छोड़ दो तो अविश्वास प्रस्ताव कभी तो सरकार गिरी नहीं और 10 बार पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ आया, इंदिरा जी के खिलाफ आया। अगर आप अटल जी की सरकार छोड़ते तो मुझे तो नहीं याद पड़ता कि कोई सरकार और गिरी हो, एक आध और, तो वहां चर्चा होगी। अब ये रणनीति हमारी कि कौन पहला वक्ता होगा, कौन दूसरा होगा, कौन तीसरा होगा, कौन चौथा होगा, पहले जरा आप अपनी तो बताओ। हाँ, हमारी रणनीति सफल रही, हमने सदन में उतार दिया जवाबदेही के लिए भारत के प्रधानमंत्री, जो सदन का ऐसा भागे फिर रहे थे जवाबदेही से 75 में दिए हुए जो उनका दायित्व उसको नहीं निर्वाहित कर रहे थे। आओ बोलो, सुनो, और सुनने के बाद आप तो नहीं सुधरोगे, मानोगे नहीं, पर देश के अंदर नंबर से नहीं बल्कि मुद्दे पे बात होते हैं। यही सदन का परंपरा है। ये सारे परंपरा को टालते हुए कहते हैं कि नंबर्स है, वही तो दिखा रहे हैं हर वक्त। ये बहुमत की बाहुबली की प्रदर्शन हर वक्त होते हैं। ये हर चीज पे बहुमत की बाहुबली दिखाना ही इनका फर्ज बनते हैं। लेकिन सदन नंबर्स के नहीं,
सदन मुद्दे पे होते हैं। जवाहरलाल नेहरू जब सदन में प्रधानमंत्री रहते थे तो वाजपेयी जी की कितने नंबर्स थी, लेकिन वाजपेयी जी की वह सारे जो मुद्दे पे जब चर्चा समाधित होते हैं, क्योंकि सदन की मतलब ये होते हैं कि हम मुद्दे पे चर्चा करें, नंबर पे नहीं। ये नंबर की घमंडी आज नहीं तो कल इनको टूटेगा। देखिए, काला दिन है इतिहास का। संघीय ढांचे के ऊपर बहुत बड़ा जोर पड़ा है, जोर का हथौड़ा पड़ा है। अब जनता ने चुन लिया हम एमएलए ने चुन लिया मुख्यमंत्री को जिन अधिकारियों से काम लेना है उन अधिकारियों को न तबादला कर सकते हैं और न पोस्ट कर सकते हैं, न उनके खिलाफ विजिलेंस प्रोसीडिंग कर सकते हैं। तो किस बात का मुख्यमंत्री? तो इस बात को देखते हुए हम कह सकते हैं काला दिवस है यह, क्योंकि हमारा संविधान के ऊपर चोट पड़ी है। हम संघीय ढांचा के ऊपर जो चोट पड़ी हुई है उसका विरोध कर रहे हैं। पार्टी से भी उठ करके मामला है कि हमारा संविधान सुरक्षित नहीं है, इसलिए हम साथ हैं। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਦਿਨ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਣੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ जवाब दें। महीने खासतौर से सरकार के पिछले 4.25 साल के कामकाज पर जो नीतियां इनकी गलत रही हैं, जो इनके गलत आचरण रहे हैं, जिससे देश हित प्रभावित हुआ है, उस पर बोला जाता है। अरे 1 या 2 बार छोड़ दो तो अविश्वास प्रस्ताव कभी तो सरकार गिरी नहीं, और 10 बार पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ आया, इंदिरा जी के खिलाफ आया। अगर आप अटल जी की सरकार छोड़ते तो मुझे तो नहीं याद पड़ता कि कोई सरकार और गिरी हो, एक आध और, तो वहां चर्चा होगी। अब ये रणनीति हमारी कि कौन पहला वक्ता होगा, कौन दूसरा होगा, कौन तीसरा होगा, कौन चौथा होगा, पहले जरा आप अपनी तो बताओ। हाँ, हमारी रणनीति सफल रही। हमने सदन में उतार दिया जवाबदेही के लिए भारत के प्रधानमंत्री, जो सदन का ऐसा भागे फिर रहे थे जवाबदेही से 75 में दिए हुए जो उनका दायित्व उसको नहीं निर्वाहित कर रहे थे। आओ बोलो, सुनो, और सुनने के बाद आप तो नहीं सुधरोगे, मानोगे नहीं, पर ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਅੱਜ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਣੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬੋਲਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਐਮਪੀਜ਼ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਗੇ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। लड़ना है, इसको दिल्ली के एक कैरेक्टर को समझना चाहिए। मान्यवर, मैं जब पंचायत का चुनाव लड़ता हूं और पार्लियामेंट के अधिकारों की मांग करता हूं तो संवैधानिक रूप से पूरे नहीं हो सकते। हम जब चुनाव लड़ते हैं दिल्ली के एमएलए का या चीफ मिनिस्टर की दावेदारी करते हैं, तब हमको मालूम होना चाहिए कि यूनियन टेरिटरी से, और सपना तो मुझे कोई भी आ सकता है, मगर चुनाव में जो लड़ता हूं इसके हिसाब से भी हो सकता है, स्वप्न पूरे हो सकते हैं। और अगर देश का प्रधानमंत्री बनना है तो संसद का चुनाव लड़ना पड़ता है, दिल्ली के एमएलए का चुनाव से नहीं होगा। विश्व में कोई भी, विज्ञान का नियम है, कोई भी चीज अकारण नहीं होती। ये विजिलेंस विभाग को ही क्यों टारगेट बनाया गया? ट्रांसपोर्ट को नहीं बनाया गया, सफाई को नहीं बनाया गया, जल बोर्ड को नहीं बनाया गया,
जल विभाग को नहीं बनाया गया, मान्यवर रोड एंड बिल्डिंग को नहीं बनाया गया, सोशल वेलफेयर को नहीं बनाया। ये सारे शासन के साथ जुड़े हुए भी नहीं है क्या? ये किसी में जल्दी नहीं हुई, सिर्फ विजिलेंस में हुई। अब मैं इस कारण बताना चाहता हूं कि सदन में विजिलेंस में क्यों जल्दी हुई। मान्यवर, इसके अंदर आबकारी घोटाले की, शराब घोटाले की फाइल विजिलेंस में पड़ी थी। इसलिए मान्यवर आधी रात को विजिलेंस डिपार्टमेंट खोलकर फाइलों की हेराफेरी करने की फरियाद दिल्ली पुलिस को मिली है। माननीय अकेले कुछ हो नहीं सकता, इकट्ठा हो जाओ तो कुछ तो कर पाएंगे। मगर मैं आज बताना चाहता हूं मान्यवर, और 5-10 लोगों को जोड़ दो, कुछ नहीं होने वाला है। 24 मई में फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। मान्यवर, लेकिन ऑर्डिनेंस को छोड़ के वो हमारे इमरजेंसी से लेकर और अब तक जो आगे 2024 में, अरे बैठो क्या सब आधे कांग्रेस के हैं इसमें, आधे कांग्रेस में है। देखिए आप भी सब आप भी थे। तो पिछले 4 चुनाव सीधे 2013 में, 2015 में, 2020 में और उसके बाद एमसीडी का चुनाव, सीधे 4 चुनाव बीजेपी आम आदमी पार्टी से दिल्ली में हार गई। दिल्ली के अंदर 25 साल से ज्यादा हो गए अब बीजेपी की सरकार नहीं बनी है। 25 साल से इनको वनवास दिल्ली के लोगों ने दिया हुआ। तो इनको लगा कि आम आदमी पार्टी को हराना मुश्किल है, तो इन्होंने चोर दरवाजे से, पीछे से चोर दरवाजे से इन्होंने दिल्ली की सत्ता को हथियाने की कोशिश की है। दिल्ली के लोगों ने एक बार आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 सीट दी और 3 सीट बीजेपी को दी। दूसरी बार 70 में से 62 सीट दी और 8 सीट बीजेपी को दी। तो एक तरह से दिल्ली की जनता ने चिल्ला चिल्ला के बीजेपी को कहा है कि दिल्ली के अंदर दखलंदाजी मत करना। प्रधानमंत्री जी को साफ साफ शब्दों में दिल्ली के लोगों ने कहा, 7 सीट उनको नेशनल चुनाव में 7 सीट दी और दिल्ली के चुनाव में 3 सीट दी। तो मोदी जी को साफ साफ दिल्ली की जनता ने कहा कि दिल्ली के काम में दखलंदाजी मत करना, आप देश संभालो। लेकिन मोदी जी कहते हैं मैं जनता की बात नहीं मानता। इतना अहंकार हो गया, ना जनता को की बात मानते, ना सुप्रीम कोर्ट की बात मानते। और आपको पता है इस कानून में क्या लिखा है, जो कानून आज पास किया है? इस कानून में लिखा है कि दिल्ली के ऊपर से नीचे ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, डी कैटेगरी, जितने दिल्ली सरकार के कर्मचारी हैं, उन सारे कर्मचारियों को के बारे में सारी पॉलिसी केंद्र सरकार बनाएगी। उनकी ट्रांसफर पॉलिसी, कौन अधिकारी, कौन चपरासी क्या काम करेगा, ये देश के प्रधानमंत्री बैठ के दिल्ली सरकार का कौन सा चपरासी क्या काम करेगा, कौन सा चपरासी फाइल उठाएगा, कौन सा चपरासी चाय पिलाएगा, कौन सा चपरासी खाना, ये काम रहेगा प्रधानमंत्री जी को। इसके लिए प्रधानमंत्री बनाया था देश का। उधर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी इस सब ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 140 ਕਰੋੜ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ, ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 140 ਕਰੋੜ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।